अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्वालिटी। लीना ढिंगरा एक ऑथर हैं जो कि बचपन में ही चली गई थी यूरोप, लाहौर से। तो उनका एक नावल है उस जिससे कि लिया गया है, अडेप्ट किया गया, यानी थोड़ा सा उसको चेंज भी किया गया बच्चों के हिसाब से। और तो उनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा हैंडीक्राफ्ट की दुकान पे, तो उसके ऊपर ये लेसन आपको फॉर्मुलेट किया गया आपके लिए। शुरू करते हैं। द कंपैरिजन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री टू अ डिपार्टमेंट स्टोर मेक्स मी स्माइल। कॉटेज इंडस्ट्री को डिपार्टमेंट स्टोर से मिलाना, मुकाबला करना, इसको देख के मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पे। क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि लोग हाथों से बनी हुई चीज़ें रखते हैं वहाँ पे। आम तौर पे ये किया इस तरह से जाता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, उमूमन वो लोग गरीब होते हैं, उनसे चीज़ें तैयार करवाई जाती हैं ताकि उनकी कमाई भी हो सके। और ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आमतौर पे कल्चरली एग्जिस्ट करती हैं, इंडस्ट्रियली इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। और वो हाथ से बने होने की वजह से थोड़ी सी इम्परफेक्शंस के साथ होती हैं, वो इम्परफेक्शंस भी वैल्यूएबल होती हैं। मिसाल के तौर पे हाथ से बने हुए रग्स हैं, हाथ से बनी हुई शॉल्स हैं। जैसे एक बड़ी मशहूर शॉल है पश्मीना शॉल, ये कश्मीर में बनाई जाती है, ख़ास पहाड़ी बकरे की दाढ़ी के बालों से बनाई जाती है, जो कि बहुत बारीक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये हाथ से बनती है और गर्म भी होती है और लाइट भी होती है, बड़ी स्पेशल किस्म की शॉल होती है। तो ये हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज़ की के स्टोर में इसको रखा जाता है। इसी तरह से आपकी सिंधी टोपियाँ जो शीशे के काम वाली होती हैं, या और इस तरह के हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो कि कल्चरली कुछ इलाक़ों की ख़ास होती हैं और वो लोगों से बनवा के इस तरह की शॉप्स में रखी जाती हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो एक प्रोफेशनल सेटअप होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें एक फ़िक्स प्राइस पे रखी जाती हैं और लोग उसको परचेज़ करते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट की शॉप को डिपार्टमेंटल स्टोर का लुक देने में इनको थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई देख के कि यार ये स्टाइल भी हो सकता है, अच्छा चलो। Fixed prices, yes. Section for this and that, maybe, but similarities and the initial impact is more like entering Aladdin's cave than the purposefully efficiency of a department store. तो एक डिपार्टमेंट स्टोर में जिस तरह से हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, कपड़ों के अलग बने होंगे, शलवार कमीज़ के अलग बने होंगे, पैंट शर्ट के अलग बने होंगे, बच्चों के कपड़ों के अलग बने होंगे, औरों के कपड़े अलग बने होंगे, ग्रॉसरी के अलग बने होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें प्राइसेस फिक्स होती हैं, जैसे कि आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाएँ, इम्तियाज़ में जाएँ या कारफोर में जाएँ, तो वो सेक्शंस बने हुए हैं, हर चीज़ के पैसे लिखे हुए हैं, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है। तो इस तरह की ही एक लुक के साथ इन्होंने जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री की शॉप जो कि हैंडीक्राफ्ट बेच रही थी उसको बनाया था। उसमें अजीब बात इसलिए कि उसकी प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी एग्जीबरेंट होती हैं, काफ़ी हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो बार्गेनिंग होनी चाहिए कि भाई ये इतने की नहीं, इतने की दे दो। और तो उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट स्टोर से इनकी सिमिलैरिटी थी, इनकी दुकानों की या इनकी शॉप की, वो बस इतनी ही थी कि फ़िक्स प्राइसेस थी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्शन थे बस। और यहाँ पे सिमिलैरिटी ख़त्म होती है, यानी उनके साथ मुमासलत ख़त्म होती है। और शुरू में उसको देख के जो मुझे इम्पैक्ट महसूस हुआ वो ऐसा था जैसे मैं अलादीन के केव में, गार में चली गई हूँ। और ऐसा नहीं था कि जैसे डिपार्टमेंट स्टोर में जो एफिशिएंसी होती है ना कि हर चीज़ अपने मकाम पे है, एक प्रॉपर्ली उसको रखा गया है, वैसा नहीं था। The entrance lobby, in keeping with the prevailing spirit of the wedding season, is an ostentatious display of gold glitter color and craftsmanship, a mixture of old and new, past and present. तो जो एंट्रेंस लॉबी है उसको जो आजकल चल रहा है, यानी जिस वक्त ये लिख रही थी उस वक्त के हिसाब से उन्होंने बात की, जो आजकल चल रहा है शादियों का मौसम। शादियों का मौसम होता है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शादियों का मौसम कौन सा होता है? पाकिस्तान में शादियों का मौसम होता है सर्दियाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली गर्म मुल्क है तो सर्दियों में लोग शादी करना पसंद करते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मौसम शादियों का मौसम होता है हमारे यहाँ। तो शादियों के मौसम को देखते हुए जो एंट्रेंस लॉबी थी जहाँ से दाखिल होते थे, वहाँ पे जो है वो
उन्होंने खूब गोल्डन कलर का और चमकता धमकता भड़कता हुआ खूब रंग और खूब लोगों की क्राफ्टमैनशिप, खूब लोगों के जो हुनर का डिस्प्ले था, वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने किया हुआ था। खूब जैसे कि बहुत महंगे से चीज़ें, बहुत लग्जरी आइटम्स जैसे हों, वो उसको डिस्प्ले किया हुआ था। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इस तरह से डिस्प्ले करना जैसे कि बहुत ज़्यादा वो महंगी चीज़ हो, दिखावे के अंदाज में। ठीक है, जैसे कोई चीज़ कोई महंगी अपने पास रखे तो उसको दिखाने के लिए बड़ा सबके सामने डिस्प्ले करके रखा जाता है। उसमें कुछ पुराने स्टाइल से, कुछ नए स्टाइल से, पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करके रखा गया था। Elaborate wedding camises in red and deep pinks, an ornate antique palanquin hiding a veiled and decked up bride, a delicately painted wooden horse with an embroidered saddle bearing a bejeweled and a brocaded groom. अच्छा, अब कुछ चीज़ें बिकने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि डिस्प्ले के लिए लोगों की अटेंशन अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए बनाया जाता है। तो सब कुछ बेचने के लिए नहीं था इसमें। जैसे कुछ बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती से बनी हुई बहुत ज़बरदस्त काम वाले कपड़े थे। शलवार कमीज़ें थीं जिसमें कि लाल और डीप पिंक यूज़ हुआ था, या सजी हुई बड़े पुराने ज़माने की एक पालकी थी। पालकी क्या होती थी? पालकी जो होती थी वो आमतौर पे दुल्हनों के लिए डोली होती थी, जिसमें कि दो डंडे ऐसे होते थे और उसके बीच में एक बैठने की जगह बनाई जाती थी ऐसे, जिसमें कि पर्दा होता था इस तरह से, और दुल्हन इसमें जाके बैठ जाती थी और उसके पर्दे गिरा देती थी, और फिर जो पालकी उठाने वाले थे वो चार लोग आके उसको उठा के उसके मैके से उसके ससुराल छोड़ के आते थे। अच्छा, ये पालकी जो है वो सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं होती थी, वैसे भी जो अच्छे घरानों की खवातीन होती थी पैदल नहीं जाती थी, बल्कि पर्दे में जाने के लिए पालकियों में बैठ के जाती थी। तो पालकी वालों को बुलाया जाता था और वो पहुंचाते थे लोगों को। आई थिंक कहार कहते थे इनको, पालकी उठाने वालों को, थोड़ा सा मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो। खैर, तो एक बड़ी सजी सजाई पालकी थी जिसके अंदर एक पर्दा किए हुई, खूब तैयार की हुई दुल्हन बैठी हुई थी, और फिर एक बड़ा ही खूबसूरती से पेंट किया हुआ, बड़ी बारीकी से पेंट किया हुआ घोड़ा था लकड़ी का, जिसके ऊपर जो है वो काम किए हुए जो सैडल होता है, सैडल यानी जिस पे कि बैठते हैं घोड़े के ऊपर, जिस को ज़ेन कहते हैं आप, उसको घोड़े के ऊपर रख के फिर उस पर बैठते हैं, घोड़े पे जो सीट बनाई जाती है। तो बड़ी वो काम की हुई, हाथ के काम से उसके ऊपर नक्श निगार बने हुए, और मुख्तलिफ़ तरह के उसमें बिज्वेल्ड कहते हैं जिसमें मोती वोती लगे हुए हों, और ब्रोकेडेड हो, यानी एक ऐसा दूल्हा बैठा हुआ था जिसने ऐसा ही कपड़े पहने हुए थे जो खूब उसमें मोती वोती लगे हुए थे और तरह तरह की बेलें उस पर लगी हुई थी, और वहाँ पे ब्रास के पॉट्स रखे हुए थे। ब्रास एक धात होती है, गोल्डन कलर का उसका इम्पैक्ट आता है, बड़ी खूबसूरत लगती है। उसके उसके पॉट्स से कार्व वुडन चेस्ट थी, लकड़ी की काम वाली, नक्श निगार वाली जो हैं वो संदूक थे। एंड मोर कस्ट्यूम्स हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशन, और वो इस तरह से बहुत से कॉस्ट्यूम्स इसी तरह से लटके हुए थे। सस्पेंडेड एनिमेशन एक टर्म यूज़ किया। एनिमेशन का मतलब होता है कि लाइफ लाइक, और सस्पेंडेड का मतलब हवा में रुके हुए। तो जैसे कि वो मैनिक्विन होते हैं ना, जो जिनके ऊपर लिबास पहनाया जाता है, और डमीज़ जो होती हैं, तो वो ऐसे ही लगता है ना कि बस अभी हिलने वाले हैं, वो हवा में रुके हुए हैं किसी एक्शन में, किसी पोस्चर, किसी जेस्चर में। तो उन पे कपड़े पहनाए हुए थे। द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 फ्लोर्स, ये दुकान 3 मंजिला है। इट्स डिफरेंट सेक्शंस स्पेशली laid out in the main thoroughfare disappear at the sides into little labyrinths, revealing furs from Kashmir, silks from China, sandalwood, rosewood, ivory, jewelry, cloth, colors made up into bags, boxes, bed covers, carpets, clothes, knickknacks, and much more. Arts and crafts from the length and breadth of the subcontinent all gathered together in stunning splendor. तो ये जो दुकान है 3 मंजिला है और इसके मुख्तलिफ सेक्शन हैं जो कि बड़े खुले अंदाज में सेट किए गए हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट सी गली में, थॉरोफेयर जैसे कि सड़क सी है। तो यूँ कह लें कि स्टोर में दाखिल हुए तो ये एक मेन
इसकी लॉबी है जहाँ पे चीज़ें सजी हुई हैं, और फिर लेफ़्ट और राइट जो है वो छोटी-छोटी गलियाँ हैं जिसमें घुस के और चीज़ें मिलेंगी आपको। डिसअपियर एट द साइड्स इनटू लिटिल लेबिरिंथ्स। लेबिरिंथ कहते हैं भूल-भुलैया, छोटी-छोटी गलियाँ जिसमें कि आप जाके खो जाएँ। तो साइडों पे पतली-पतली गलियों में आप घुस जाएँ तो उसमें कश्मीर के फ़र, जानवरों की खालों से बने हुए स्वेटर्स और कपड़े, चाइना से सिल्क, संदल की लकड़ी, रोज़वुड, आइवरी जो हाथी दांत होते हैं, मुख्तलिफ तरह की ज्वेलरी, क्लॉथ, कलर्स मेड अप इनटू जिस कपड़े और रंगों के बहुत सारे तरह तरह के रंगों के बैग्स हैं, बॉक्सेस हैं, बेड कवर्स, चादरें, कारपेट्स, कपड़े, क्लोथ्स और छोटी मोटी चीज़ें और बहुत कुछ। पूरे सब कॉन्टिनेंट के यहाँ से लेकर वहाँ तक से उन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट की चीज़ें जमा की हुई। सब कुछ जो है वो इस बड़े ही हैरान कुन हैरत कदा में रखी हुई थी, शानदार अंदाज में। आई स्ट्रोल डाउन द आइल्स इन एंड आउट ऑफ द लेबरिंथ। अब मैं ये देखें, अच्छा सा समझ में भी आ रहा है ना, ये सीधी मेन इनकी गली कह लें मेन, और फिर लेफ्ट और राइट जो है वो इनकी वो पतली पतली गलियाँ, इसको लेबरिंथ कह रही हैं, भूल भुलैया कह रही हैं। आइल कहते हैं दो रोज के बीच में से गुजरने के रास्ते को, जैसे जहाज में आप बैठते हैं तो बीच में से आइल होता है, वहां से आप गुजरते हैं। तो दोनों तरफ चूंकि डिस्प्ले मौजूद है, बीच में से गुजर रहे हैं, तो ये आइल कहलाएगा। आई स्ट्रोल डाउन द आइल्स इन एंड आउट ऑफ द लेबरिंथ, तो लेफ्ट और राइट भी घुस जाती थी उन पतली पतली गलियों में। टचिंग, लुकिंग, माई माइंड crowding with thoughts, plans, reminiscences, past, present, future, images, colors, sounds, smells। तो ये बहुत सारे वर्ड्स का रिपीटेड इस्तेमाल करके एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रही हैं, एक फीलिंग ऑफ एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हैं, जो एक साथ बहुत सारे ख्यालात इनको इस सेंसेशनल जगह पे जाके इनको हुए थे। तो मैं चीज़ों को छूती हुई, उनको देखती हुई, मेरा दिमाग जो है वो सोचों से भरा हुआ, प्लान्स बनाता हुआ, कुछ यादें, कुछ यादें माजी की, कुछ हाल, कुछ मुस्तकबिल, फिर बहुत सी तस्वीरें, बहुत से रंग, बहुत सी आवाज़ें, बहुत सी खुशबुएं। संदलवुड के विजिटिंग कार्ड्स, हैरत अंगेज तौर पर लकड़ी के कार्ड्स। व्हाट अ लवली आइडिया, क्या आइडिया है, किसी को ज़बरदस्त आइडिया है, खुशबूदार होंगे वो तो कार्ड्स। कुड गेट देम फॉर मार्टिन, मैं इसको मार्टिन के लिए ख़रीद सकती थी। नो, समथिंग मोर यूजफुल में भी, या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ दूँ जो ज़्यादा काबिल इस्तेमाल हो। आई सपोज आई कुड गेट देम फॉर मी, शायद मैं अपने लिए ले लूँ ये कार्ड्स, बट देन व्हाट एड्रेस वुड आई पुट ऑन देम, लेकिन मैं इस पर एड्रेस क्या लिखवाऊंगी, मेरे विजिटिंग कार्ड्स होंगे तो मैं क्या लिखवाऊँ, लाहौर का लिखवाऊँ या मैं यूरोप का लिखवाऊँ। लेटर में भी, शायद बाद में। एंड मीमी, माई लिटिल मीमी, और फिर मीमी के लिए, मेरी छोटी मीमी जो है, बेस्ट टू गेट है लॉट्स ऑफ थिंग्स, अच्छा है कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लूँ। लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन, बहुत सी चीज़ें और बहुत सारे पैकेट्स जो वो खोले। यस, शीड लाइक दैट, हाँ उसको ये अच्छा लगेगा, बट वॉट, लेकिन लूँ क्या, इतनी चीज़ें हैं, क्या लूँ। गॉश व्हाट अ नाइस बॉक्स, इतना प्यारा सा बॉक्स है। यस अ बॉक्स, कुड गेट हर अ बॉक्स, हाँ उसके लिए कोई बॉक्स ले लेती हूँ। देखें एक के बाद एक सोच आए जा रही है चीज़ें देख देख कर। कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स, इसके लिए एक बॉक्स ले लूँगी, उसमें चूड़ियाँ भर दूँगी। यस दैट्स अ गुड आइडिया, हाँ ये अच्छा ख्याल है। नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स, अब कौन सा बॉक्स लूँ। एन इनलेट बॉक्स, सैंडलवुड, lacquered, leather, cloth, carved, all sort of bangles, silver bangles, brass bangles, enamel bangles, lacquer bone, bone beaded, glass bangles here, upstairs। क्या यहाँ ग्लास बैंगल्स हैं, नहीं वो ऊपर हैं। तो कौन सा बॉक्स लूँ मैं अंदर से, जिसके अंदर कुछ चीज़ें लगी हुई हों, जैसे कि वो उसमें पैडेड होता है, उस ऐसा बॉक्स लूँ, या सैंडलवुड का लूँ, या पेंट हुआ हुआ लूँ, लेकर्ड पेंट हुआ हुआ, या लेदर वाला लूँ, या कपड़े वाला लूँ, या जिस पे लकड़ी का काम हुआ हुआ हो वो लूँ। और हर तरह की चूड़ियाँ हैं, सिल्वर की, ब्रास की, या फिर पेंट हुई हुई चूड़ियाँ हैं, लेकर हुई हुई, या फिर जो उसमें छोटी छोटी हड्डियों के मोती लगे हुए हैं वो लूँ, या शीशे की लूँ। शीशे की चूड़ियाँ कहाँ हैं, शीशे की चूड़ियाँ ऊपर हैं जनाब, अपस्टेयर्स। अच्छा ऊपर, लेट्स सी, चलो देखते हैं। बैंगल्स फर्स्ट अपस्टेयर्स, ओह माय गुडनेस, ऊपर तो चूड़ियाँ हैं, अरे भाई क्या बात है। दोज लिटिल ब्रोकेट पर्सेस, ब्रोकेट भी काम होता है कढ़ाई का, तो उसके पर्सेस
शी लव वन ऑफ दोस्त, उसको तो ये बहुत पसंद आएगा। मस्ट गेट वन, और टू में भी एक ले लेती हूँ या शायद दो ले लेती हूँ। दैट मून मोटिव, very old moon motif on that fragment of the V&A fragment from Egypt. Persian motif. Did we export cloth to Egypt that long ago? Could have done, I suppose. Must go and check with the V&A. उफ़ो, इतने ख्याल एक के बाद एक आ रहे थे कि इनकी ट्रेन ऑफ थॉट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये चांद का सा एक निशान बना हुआ है कढ़ाई से, कितना पुराना है चांद का निशान, और फिर साथ में ये वी और ए के टुकड़े आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ये तो लग रहा है किसी पर्शियन डिज़ाइन है, पर्शियन मोटिफ। मोटिफ होता है कोई डिज़ाइन ऐसा जिसमें कि कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ लिखा हुआ सा हो। और क्या हम किसी ज़माने में इजिप्ट को भी कपड़े भेजते थे, इतने ज़माने पहले, हज़ारों साल पहले? हाँ, हो सकता है भेजते हों। मेरा ख़्याल है मैं जाके देखती हूँ ये वी और ए का जो मोटिफ है इसको। यू वांट दीज, आपको चाहिए? यस प्लीज, जी दे दीजिए। ही गैदर्ड अप द ब्रोकेड पर्सेस आई हैव कलेक्टेड, काउंट्स आउट अ टोटल ऑफ 9 एंड प्लेसेस देम ऑन द काउंटर। उसने गिने 9 थे जो पर्सेस मैंने ब्रोकेड के लिए थे, उसने उनको काउंटर पर रख दिया। आई फंबल्ड फॉर माई पर्स वंडरिंग हाउ ओल्ड द ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ इज इन द वर्ल्ड इज। मैंने अपने पर्स में से निकाल पैसे ढूंढने शुरू किए और सोच रही थी कि जो पुराने कपड़ों के टुकड़े कितने पुराने होंगे। वेयर इट इज़ एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनीवे। कहाँ का है और इसकी इसकी एज यानी कपड़ा कितना पुराने है किसके बारे में कोई अंदाज़ा कैसे लगाएगा। ही हैंड्स मी माई बिल एंड कीप्स अ पर्सेस, उसने मुझे बिल पकड़ा दिया और पर्स अपने पास रख लिया। यू प्लीज़ पे द कैश, यू प्लीज़ पे एट कैश डेस्क अपस्टेयर्स, ही टेल्स मी। प्लीज़ आप ऊपर जाके कैश डेस्क पे दे दीजिए पैसे। I climbed the stairs trying to remember the name of the fabled Muslim cloth of old, which was very wide, very long, and yet fine enough to pass through the ring of a little finger. मैं वो याद कर रही थी क्या नाम होता था उस कपड़े का। वो रेशमी सा एक कपड़ा होता था पुराने ज़माने में मुसलमानों का, जो कि बहुत चौड़ा और लंबा सा होता था, लेकिन इतना इतना ज़बरदस्त फाइन होता था, इतना बारीकी से बुना हुआ होता था कि उंगली में पहनी हुई एक एक अंगूठी के में से वो पूरा पूरा कपड़ा गुजर जाता था। डू यू हैव 2 रुपीज़ चेंज? आस्क्ड द कैशियर। क्या आपके पास 2 रुपये खुले हैं? कैशियर ने पूछा। एज आई ऑब्जर्व्ड हिज थंब काउंटिंग द नोट्स आई हैव गिवन हिम, आई शेक माई हेड। जब मैं देख रही थी कि वो नोट गिन रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि आपके पास 2 रुपये का चेंज है? मैंने कहा नहीं। नेवर माइंड, ही स्माइल्स एंड ही हैंड्स मी 30 पैसाज इन स्टैम्प्स। कोई बात नहीं, उसने मुझे 30 पैसे स्टैम्प्स की शक्ल में दे दिए। बट दीज आर व्हाट डू आई डू विद दीज, लेकिन ये तो मैं इनका क्या करूंगी जो स्टैम्प्स आपने मुझे दे दिए। दे आर स्टैम्प्स, ही टेल्स मी। आई कैन सी दे आर स्टैम्प्स, आई से अ बिट इरिटेटेडली। मुझे पता है ये स्टैम्प्स है। मैं थोड़ा सा एक उलझे हुए अंदाज में मैंने बात की। गुड, ही रिटर्न्स, यू मे नाउ कलेक्ट योर पार्सल एट डिलीवरी काउंटर डाउनस्टेयर्स। अब आप नीचे जाके अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं डिलीवरी काउंटर से। ही स्माइल्स डिसआर्मिंगली। डिसआर्मिंगली स्माइल का मतलब है कि किसी से इस तरह से मुस्कुरा के बात करें कि अगर वो गुस्से में भी हो ना तो थोड़ा सा वो ठंडा पड़ जाए। डाउनस्टेयर्स एंड अनदर क्यू, नीचे पहुंचे तो एक और लाइन थी। एंड आई स्टैंड इन इट एंड आई ऑब्जर्व दैट नॉट एब्सोल्युटली एवरीवन स्टिक्स टू द रूल्स। लाइन में मैं खड़ी हुई तो मैंने महसूस किया कि हर कोई तो रूल्स की पाबंदी नहीं कर रहा। आई रिफ्लेक्ट अबाउट सिस्टम्स, अब मैं सिस्टम्स के बारे में सोचना शुरू हो गई। वॉट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज दिस, ये किस तरह का निज़ाम है। अ बिट ऑफ एन इन बिटवीन सिस्टम, ये तो कुछ मुख्तलिफ सिस्टम्स के बीच की चीज़ है। अ नाइदर हेयर नॉट देयर सिस्टम, ना यहाँ का ना वहाँ का। द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज टू, और ये वो सिस्टम है जिसकी आप लोगों को आदत है। ये हमसे बात कर रही हैं, है ना। इस तरह के सिस्टम होते हैं ना हमारे यहाँ के, लाइन भी लगी हुई है, बीच बीच में लोग भी घुस रहे हैं। आई कलेक्ट माई पार्सल हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाज़ार। मैंने अपना पार्सल कलेक्ट किया और फिर सोचा कि अब मैं अपनी किस्मत आजमाई करूँगी जो खुला बाज़ार है वहाँ जाके। एज आई गो आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल्स क्लोज बाय। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा करीबी जूतों का, सैंडल्स का सेक्शन था। आई हेजिटेट फॉर ओनली अ फ्यू सेकंड्स एज आई रिमेंबर आई विल चूज डाउन स्टेयर्स, पे अप स्टेयर्स, कलेक्ट डाउन स्टेयर्स, एंड द सिस्टम इज टू कॉम्प्लिकेट फॉर मी। एंड आउटसाइड द सन, द शुगर कैन जूस, द स्ट्रीट स्टॉल्स कॉल। मैंने सोचा जूते वूते लूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि मुझे कुछ सेकंड रुकी, मैंने सोचा कि मैंने
नीचे से पसंद करना है, ऊपर से पे करना है, नीचे से वापस लेना है, और फिर बहुत मुश्किल सिस्टम है, और बाहर तो धूप भी है, और बाहर तो गन्ने के जूस वाला भी है, और बाहर वाले छाबड़ी वाले मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, आ जाओ मज़े मज़े की चीज़ें खा लो। As I step out into the crowded street, I follow a family of four walking in front of me and so clearing the way for my free passage. मैं बाहर निकली तो रश था सड़क पे, लेकिन मैंने पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया 4 लोगों की फैमिली के लिए, जो मेरे लिए जगह बनाते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो 4 लोग थे तो जगह खुद ब खुद बनती जा रही थी। Soon they leave to cross the road. थोड़ी देर में उन्होंने सड़क क्रॉस करने के लिए छोड़ दी जगह, abandoning me to carry my own way down the street. मुझे उन्होंने अकेला छोड़ दिया कि मैं खुद से ही अपना रास्ता तलाश करूं। थ्रेडिंग थ्रू द टूरिस्ट, ऐसे जैसे कि धागा सिलाई के वक्त घुसता चले जाता है ना कपड़े में से, तो इसी तरह से मैं टूरिस्ट के बीच में से, टूरिस्ट, शॉपर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप, इन लोगों के बीच में से गुजरती हुई कोई जूते की दुकान तलाश कर रही थी। द फर्स्ट वन आई फाइंड बेयर द साइन सेइंग फिक्स्ड प्राइस, जो पहली मुझे मिली उस पर साइन लगा हुआ था फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस, भाई दाम तो फिक्स है। आई स्टॉप एंड स्माइल, मैं रुक के मुस्कुराई। द शॉपकीपर इज क्विक टू नोटिस, शॉपकीपर ने जल्दी ही मुझे नोटिस कर लिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, जल्दी जल्दी प्लीज़, बराए मेहरबानी आइए आइए। He calls in English, वो अंग्रेजी में बोला। As I step in, I wonder if there is something different in my demeanor or dress that makes him address me in English. जब मैं अंदर कदम रख रही थी तो मैं सोच रही थी मेरे कपड़ों में या मेरे अंदाज में कोई ऐसी बात है जो मुझे वो इंग्लिश में बुला रहा है। हालांकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, बैकग्राउंड तो पाकिस्तानी, शक्ल तो पाकिस्तानी है। एंड एज दो रीडिंग माई थॉट्स ही कंटिन्यूज इन उर्दू एज आई एंटर द शॉप, और ऐसा जो लगा जैसे कि उसने मेरी सोच सुन ली हो या सोच पढ़ ली हो। उसने आगे बात मुझसे उर्दू में शुरू कर दी। What can I show you? Please sit down. मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ? Please बैठिए। I walk around the shop looking at the chappals and decide on a traditional design in natural tan. Natural tan मतलब थोड़ा ब्राउनिश सा शेड होता है, तो मैं ब्राउनिश सी एक चप्पल लेने का सोचा। मैंने इधर उधर देखा चप्पलों को, उसमें से एक ब्राउनिश सा कलर सेलेक्ट किया। आई वॉन्ट द शेड क्लोजेस्ट टू माई ओन स्किन कलर, मुझे अपने स्किन कलर के करीब का शेड चाहिए। आई सिट डाउन एंड ही पुल्स डाउन अ पाइल फॉर मी टू ट्राई ऑन, उसने एक ढेर निकाल लिया मुझे ट्राई कराने के लिए। मैं वहाँ बैठी, उसने एक ढेर निकाल लिया मुझे ट्राई कराने के लिए। एज आई स्लिप माई फीट इन एंड आउट ऑफ देम और इंच देम इन एंड पुल देम आउट, he basically tells me that they are all fine and assures me that each and every one of them will somehow shrink or stretch in no time to become the perfect fit. तो जैसे जैसे मैं किसी में पाँव डालती थी, किसी में पाँव निकालती थी, या फिर कोई टाइट होता होगा तो बड़ी मुश्किल से उसमें पाँव घुसाती थी या पाँव उसमें से खींच के निकालती थी, तो वो मसरूफ़ था मुझे बताने में कि सब के सब बेहतरीन है। और किसी के बारे में कहता था कि ये बेहतरीन है, टाइट नहीं है, ये खुल के ठीक हो जाएगा। कोई ढीला होता तो कहते था कि ये ढीला नहीं है, थोड़े दिन में श्रिंक होकर आपके पाँव के हिसाब से फिट हो जाएगा। हर एक बिल्कुल परफेक्ट फिट बताता था वो, कि कुछ वक्त नहीं लगेगा और ये आपके पाँव पे बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएगा। इन गुड ह्यूमर्ड exasperation, I exclaimed, but I don't want them to shrink in no time or stretch or whatever else they are supposed to do. What I want to do is take off my old ones now and walk out of this shop with a pair of new ones which fit. मैंने ज़रा खुश मिजाजी से लेकिन चिढ़ते हुए अंदाज में उससे कहा कि भाई मुझे ना किसी को छोटा करवाना है, श्रिंक करवाना है, ना किसी को खिंचवाना है, खुलवाना है। मैं जो करना चाहती हूँ वो ये कि मैं अभी अपने पुराने जूते उतार दूँ और इस मैं आपकी दुकान से नए जूते पहन के बाहर निकलूँ, नई चप्पल पहन के बाहर निकलूँ। व्हाई यस ऑफ कोर्स डोंट वरी, ठीक है बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। आई गॉट अनदर काइंड व्हिच विल बी जस्ट फाइन, मेरे पास एक और तरह के हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे आपके लिए। आई विल जस्ट गेट देम फ्रॉम द अदर शॉप, मैं ज़रा उसको दूसरी दुकान से लेके आया अभी। लेट मी गेट यू अ कप ऑफ टी व्हाइल यू वेट, बट आई वोंट बी वेरी लॉन्ग। आपको मैं चाय का कप देता हूँ, जब तक आप इंतजार करें मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये बहुत चक्कर होता है ना हमारी दुकानों में, आपके पास नहीं है, आप कहते हैं आप रुके मैं दूसरी दुकान से ले आता हूँ। Sure enough, the sweet tea is not even cool enough to drink before he returns laden with a high pile of boxes. और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, चाय जो थी वो अभी तक इतनी ठंडी नहीं हुई थी कि पी जा सके, और वो वापस भी आ गया और बड़ा ऊंचा सा पाइल उसके पास था बॉक्सेस का। दिस इज़ द वेरी बेस्ट, वेरी फाइन, ये सबसे बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जूते हैं। ही सेज स्क्वाटिंग डाउन एंड ओपनिंग अप द बॉक्सेस, वो नीचे बैठ के उसने बॉक्सेस खोलना शुरू किए। द वेरी फर्स्ट वन आई ट्राई ऑन फिट्स, जो मैंने पहला ही ट्राई किया वो फिट हो गया। इट नाइदर स्क्वीजेस नॉट स्लिप्स बट जस्ट सिट्स कंफर्टेबली ऑन माई फुट, ना वो ढीला है ना टाइट है, बिल्कुल मेरे पाँव में कंफर्टेबल है। आई टेक दीज, दे आर मच बेटर देन द अदर वंस, मैं ये ले लूँगी, ये दूसरों से बहुत बेहतर है। आई से मैंने कहा। ओह यस ऑफ कोर्स दे आर
दे आर वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये तो वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो व्हाट डज दैट मीन? वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, द वेरी बेस्ट क्वालिटी, वेरी फाइन, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब ये एक्सपोर्ट है एक्चुअली, एक्सपोर्ट क्वालिटी, आउटसाइड सेंड क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी बाजी। तो अब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट कह रहे हैं, वो वाई एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट है। तो उसने कहा कि मैं ये ले लूँगी, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ये तो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। तो इन्होंने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब बेस्ट क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छे, मतलब बाहर बेचने वाले। हाउ मच? 800 रुपीज़, दैट्स एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगे। नो, वेरी फाइन, फिक्स प्राइस, एक्सपोर्ट क्वालिटी, फिक्स प्राइस। ही रिपीट्स, उसने दोहराई अपनी बात। व्हाट अबाउट गिविंग मी अ वेरी फाइन फिक्स प्राइस? He shuffles about for a moment or so and then says 750 rupees. तो ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे फिक्स प्राइस दो, लेकिन अच्छी सी फिक्स प्राइस दो ना। तो वो थोड़ा सा इधर उधर हिला, उसके बाद उसने कहा अच्छा चलें 750 रुपये। आई डोंट आर्ग्यू, मैंने उससे बहस नहीं की। एंड ही लुक्स अ बिट रिलीव्ड एज आई हैंड हिम द मनी एंड ही एंड माई ओल्ड हील्ड सैंडल्स। और वो भी थोड़ा सुकून में नज़र आया कि जब मैंने उसको पैसे भी दिए और अपनी पुरानी सैंडल्स भी दे दी जो हील वाली थी। I walked down the street shuffling my feet to get the full feel of my comfortable new chappals. मैं सड़क पे चलना शुरू कर दिया, अच्छी तरह से महसूस करना चाहती थी मैं उनका फीलिंग कि कैसे महसूस हो रहा है मेरी नई आरामदेह चप्पलों में। My heel dragged along the ground and I began to imagine I'm taking root and almost belong, system or no system. मेरे जो जूतों की एड़ी थी वो सड़क पे घिसट रही थी हल्की हल्की। चप्पल पहनते हैं तो ऐसा होता है ना, थोड़ी सी हील जो है वो ज़मीन से रगड़ती हुई चलती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस इलाके में जमती जा रही हूँ। लाहौर के लिए एक टर्म है ना, लाहौर में जमना। इस इलाके का हिस्सा बनती जा रही हूँ। टेकिंग रूट, किसी जगह पे अपनी जड़ों को फैला देना, यानी किसी जगह का हिस्सा बन जाना। अब मैं इन लोगों जैसी होती जा रही हूँ, जैसे कि मैं यहीं की हूँ, चाहे सिस्टम है या नहीं है। आई मेक माई वे टू अ पॉइंट आई वुड आई वुड बी मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ रिक्शा होम। मैं वहाँ तक पहुँची जहाँ से मुझे रिक्शा घर के लिए मिल जाएगा। I pass a cart selling cards and absently step to look at them. Birthday cards, New Year cards, Eid greetings, different kinds and different styles. एक कार्ड सेल करने वाला ठेला था, उसके पास से गुजरी जहाँ बर्थडे कार्ड वगैरह थे, ईद कार्ड थे, मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स के। इन वन सेक्शन देयर इज अ पाइल क्लियरली केटरिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट मार्केट। एक सेक्शन में एक ढेर लगा हुआ है जहाँ फॉरेन टूरिस्ट के लिए का ख्याल रखने के लिए सामान जमा किया गया है। One of them, a photograph in color, shows a long figure climbing into the mountains. The caption inside reads, I don't know where I'm going, but I am on my way. और मुझे एक जगह एक कार्ड नज़र आया, कलर फोटोग्राफ नज़र आई, जिस पे लिखा हुआ था, एक एक बंदा जो है वो कोई कोई पहाड़ चढ़ रहा था और उस पे लिखा हुआ था कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अपने रास्ते में हूँ। 20 रुपीज़ से इज द मैन, ये 20 रुपए का है। आई गिव देम टू हिम एंड टेक माई कार्ड। मैंने उसको पैसे दिया और वो कार्ड उससे ले लिया। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं रास्ते में हूँ। फॉर नाउ आई एम ऑन माई वे डाउन द रोड टूवर्ड्स लाहौर मार्केट, क्योंकि अब मैं रास्ते में थी लाहौर मार्केट की तरफ। इन माई चाइल्डहुड वी यूज टू कम डाउन हेयर विद आवर पॉकेट मनी to drink the forbidden sugar cane juice, buy some arm, and see if we could pick up a trinket or something in the stalls. जब मैं छोटी थी तो हम यहाँ आते थे अपनी पॉकेट मनी के साथ। जिस पाबंदी लगा हुआ होता था, लगी होती थी गन्ने का रस पीने पे, लेकिन वो पीने आते थे और कुछ आम खरीदते थे या देखते थे कि क्या हम कोई छोटी मोटी कोई चीज़ खरीद सकते हैं स्टॉल्स से। द स्टॉल्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिक शॉप्स विद आयरन ग्रिल्स। अब वो जो स्टॉल थे वो काफ़ी प्रॉपर दुकानें सी बन गई थी जिसमें कि ग्रिल्स लगी हुई थी। सम सेलिंग द बीड्स और बॉबल्स, बैंगल्स, ब्रिक ब्रैक, मुख्तलिफ छोटी मोटी चीज़ें लड़कियों की, बच्चों की बेच रहे होते थे। बट इनफ फॉर टुडे, लेकिन आज के लिए काफ़ी हो गया। अ रिक्शा वेट्स, आई गेट इन टू ड्राइव होम। एक रिक्शा वहाँ इंतजार कर रहा था, मैं उसमें बैठी घर आने के लिए। आई प्लेस माई फीट इन सच अ वे एज टू बी एबल टू एडमायर माई न्यू चप्पल्स एज वी गो अलॉन्ग। और मैंने अपने पाँव इस तरह से रखे कि मैं अपनी चप्पलों को देख देख के खुश होती रहूँ जब हम जा रहे हैं। और
मैंने क्या कहना शुरू किया, एक्सपोर्ट क्वालिटी, आई स्टार्टेड टू बीट अ रिदमिक टाइम विद माई फुट, और मैंने वो रिदम में अपने पाँव से ना एक बजाना शुरू कर दिया, ऐसे कि मैं कुछ गा रही हूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली फिटिंग, होम क्वालिटी पिंचिंग स्लिपिंग, एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथ, यानी बाहर का सामान जो है वो बड़ा अच्छा है, स्मूथ है, फिटिंग है, जबकि वो लोकल सामान है उस वो चुभ रहा है, वो काटते हुए जूते हैं। तो इस तरह से ये एक उन्होंने अपना तज्जिया तज़किरा, अपना वक्त जो मार्केट में गुजारा उसको लाइवली अंदाज में प्रेजेंट किया, लोगों को अच्छा लगता है। जैसे आप अब वीलॉग्स देखते हैं ना, ये पुराने ज़माने में वीलॉग्स के बजाय इस तरह से लोग लिख के अपनी लाइफ की लॉग्स, बायोग्राफीज, वाक़यात बयान किया करते थे। तो उम्मीद है आपको समझ में मज़ा आया होगा, पढ़ के अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब अक्सर क्वेश्चंस के जवाब तो आपको वैसे ही खुद ही समझ में आ जाने चाहिए। अगर कोई ज़्यादा मुश्किल होगा तो मैं उसको जो है वो एड्रेस कर दूंगा। So question number one, why does the comparison of cotton industry or to a department store make the woman smile? क्योंकि the comparison made the woman smile because she had lived all her life in the West, where the department store were properly organized and were put in order to facilitate the customers. So, but here it was only the look that they had adopted, not the systems of the department store. In what way the display in the shops were ostentatious? Because the display was very brightly colored and it contained very ornate and elaborate things. That is why she decided to be an ostentatious display. What does the word labyrinth suggest? Labyrinth suggests that it is a maze which is going crisscross and it is difficult to find your way through that. And what does the woman think about while she's wandering about the aisles? And in the aisles, her mind is full of different plans, images, colors, smells, and she's very much inspired by the things around her. And how why does the cashier give the woman some stamps? अब आजकल के ज़माने में स्टैम्प्स नहीं देते, टॉफियाँ देते हैं. So the cashier gave her the stamps because he didn't have the change to give her. Then how does the woman describe the system in the cotton industry? The woman describes uh, the system as being in between system, which is neither here or nor there kind of a system. Neither this nor that. है ना? Why does the woman become exasperated in the shoe shop? अच्छा नहीं, sorry. Why does the woman decide not to enter the section for shoes? She decides not to go into the section of shoes because number one, the system of choosing the shoes downstairs and paying for them on the upstairs floor and then coming back downstairs to pick the shoes, that was too much for her. And then she also was thinking about the things that were being sold outside. So why does the woman became exasperated in the shoe shop? Because no shoe was fitting her properly, and that ill-fitting shoes that the man was claiming, the shoe seller was claiming would fit eventually, made her exasperated. फिर why do you think, अच्छा मैं सारे जवाब ही दिए जा रहा हूँ यार, ये क्या बात हुई? Why do you think the shopkeeper tells the woman that the shoes are export quality? The shopkeeper is telling her that they are export quality to convince her that they are better made and are worth more, so he could charge more price. This question is more difficult. चलें देखते हैं. Is it more convenient shopping in a department store, in a mall, or on the street? What are the advantages and disadvantages of each? ये आप खुद बनाइएगा. थोड़ा सा मैं hint दे देता हूँ कि for some things that are routine things and you don't want to bargain, they are common grocery items. It is better to shop in a departmental store or grocery store. While for things that have varied values assigned to them, where you want to bargain and try them out and try different stores and different kinds of those things like clothes and shoes or bangles, it's better to go out on the street and try them out.
ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर दीजिएगा। तो यूँ हम इस लेसन का अख्ताम करते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।